हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन उत्कर्ष ऑनलाइन क्लासेस। तो आज के सेशन में हम जानने वाले हैं कि वारंट क्या होता है, इसके कौन से प्रकार होते हैं और इसका एग्जीक्यूशन मतलब कि निष्पादन किस तरीके से होता है। और ये हम BNSS मतलब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत जानने वाले हैं और इसे हम CRPC से कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं हम कि वारंट क्या होता है। वारंट न्यायालय के द्वारा जारी की जाने वाली एक आदेशिका होती है जो किसी व्यक्ति की उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए जारी की जाती है। ये जो आदेशिका है, ये जो वारंट है, ये किसी थर्ड पर्सन को यानी या तो किसी पुलिस अधिकारी को या किसी व्यक्ति को डायरेक्ट किया जाता है कि वो किसी पर्सन को अरेस्ट कर लेके आए। किसी भी व्यक्ति की उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए न्यायालय कई प्रकार की आदेशिका जारी कर सकता है, जैसे कि समन किसी व्यक्ति को जारी किया जाता है कि वो न्यायालय में उपस्थित हो, या किसी व्यक्ति को कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए जारी किया जा सकता है। वारंट जो है वो किसी थर्ड पर्सन को यानी पुलिस अधिकारी को या किसी व्यक्ति को जारी किया जाता है कि वो किसी पर्सन को अरेस्ट कर लेके आए। और अगर व्यक्ति समन और वारंट से नहीं आता है तो उसके बाद में उसका प्रोक्लेमेशन जो है वो किया जाता है, यानी कि उसके लिए प्रोक्लेमेशन इशू की जाती है, उद्घोषणा जारी की जाती है। उद्घोषणा जारी करने के बाद भी अगर वो नहीं आता है तो उसकी प्रॉपर्टी को अटैच किया जाता है। तो ये कुछ तरीके होते हैं जो किसी भी व्यक्ति की उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए जारी किया जाता है। इसमें से आज हम पढ़ने वाले हैं वारंट के बारे में। तो वारंट जो है वो न्यायालय के द्वारा जारी किया जाता है। वारंट दो प्रकार का होता है, बेलेबल वारंट एंड नॉन बेलेबल वारंट। जमानतीय वारंट और गैर जमानतीय वारंट। जमानतीय वारंट जो जारी किया जाता है उसमें न्यायालय का ये निर्देश होता है कि अगर व्यक्ति उस डेट पर आने को तैयार है, प्रतिभूति देने को तैयार है, तो उसे अपने बॉन्ड पे, पर्सनल बॉन्ड पे छोड़ दिया जाए। जबकि जो अरेस्ट वारंट होता है या जिसे नॉन बेलेबल वारंट बोलते हैं, उसमें पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति उस व्यक्ति को अरेस्ट करके न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करता है। तो ये दो प्रकार के वारंट होते हैं। और एक सर्च वारंट भी इशू किया जाता है। सर्च वारंट किसी स्पेसिफिक प्लेस की सर्च के लिए इशू किया जाता है जब न्यायालय को ये पता नहीं है कि कोई दस्तावेज जो है वो किसके पास में है या वो व्यक्ति जो है वो दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करता है, तो उस प्लेस की सर्च करवाई जाती है और उसको लिया जाता है। अब चलिए अपन इसे CRPC से कंपेयर करते हुए BNSS की विभिन्न सेक्शंस के माध्यम से समझते हैं। तो CRPC के सेक्शन नंबर 70 में हम पढ़ते थे कि जो वारंट होता है उसका प्रारूप क्या होता है और इसका ड्यूरेशन क्या होता है। ये प्रोविजन CRPC के सेक्शन नंबर 70 में होता था और अब ये BNSS के सेक्शन नंबर 72 में आ चुका है। गिरफ्तारी का वारंट का प्रारूप और उसकी अवधि। तो देखिए, जो वारंट होता है वो हमेशा राइटिंग में होता है, लिखित में होता है। वारंट के ऊपर प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो होता है, जो उसे जारी करता है, उसके सिग्नेचर होते हैं और उसके ऊपर कोर्ट की सील भी होती है। और ये तब तक प्रवर्तन में रहता है जब तक कि इसे निष्पादित नहीं कर दिया जाता है, मतलब कि उस पर्सन को अरेस्ट नहीं कर लिया जाता है या फिर न्यायालय के द्वारा उसको रद्द नहीं कर दिया जाता है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि सेक्शन नंबर 73 और BNS की और CRPC की सेक्शन नंबर 71 जो बात कर रही है पावर टू डायरेक्ट सिक्योरिटी टू बी टेकन, प्रतिभूति लिए जाने का निर्देश देने की शक्ति। बेसिकली सेक्शन नंबर 73 में यहाँ पर बात हो रही है बेलेबल वारंट के बारे में, कि जो बेलेबल वारंट होता है उसमें कोर्ट का ये इंडोर्समेंट होता है कि अगर व्यक्ति जमानत देने के लिए तैयार है तो उसको छोड़ दिया जाए। और उसमें क्या क्या होता है, नंबर ऑफ श्योरिटीज, प्रतिभुओं की संख्या होती है, वो अमाउंट इन विच दे एंड द पर्सन फॉर हुज अरेस्ट द वारंट इज इश्यूड आर टू बी रिस्पेक्टिवली बाउंड, और वो टाइम जिस पर उस व्यक्ति को कोर्ट में आना है। तो ये प्रोविजन BNSS की सेक्शन नंबर 73 में है जो बेसिकली बेलेबल वारंट के बारे में है। उसके बाद में सेक्शन नंबर 74 हमें बताता है कि वारंट किसको निर्दिष्ट होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो वारंट होते हैं वो किसी थर्ड पर्सन को डायरेक्ट किए जाते हैं कि आप इस व्यक्ति को लेकर आइए, जबकि समन जो होता है वो व्यक्ति के लिए जारी होता है। समन पे उस व्यक्ति का नाम होता है जिसको न्यायालय में हाजिर होना होता है।
और अगर वो व्यक्ति समन की पालना नहीं करता है तो वो एक पनिशेबल ऑफेंस है अंडर BNS एंड अंडर IPC में होता था। ठीक है, और जबकि वारंट जो है वो उस व्यक्ति के लिए नहीं होता है जिसको कि आना होता है, वारंट उस व्यक्ति को जारी किया जाता है जिसको कि उस व्यक्ति को लेकर आना होता है, यानी थर्ड पर्सन के लिए इंडिकेट, थर्ड पर्सन के लिए वो डायरेक्ट किया जाता है। वो पुलिस अधिकारी भी हो सकता है और वो अन्य व्यक्ति भी हो सकता है। तो वारंट किसको निर्दिष्ट होंगे? सेक्शन नंबर 74 BNSS की कहती है कि वारंट जो है वो पुलिस अधिकारी को भी हो सकते हैं और वो किसी अन्य व्यक्ति को भी हो सकते हैं। जनरली वारंट जो है वो पुलिस अधिकारी को ही निर्दिष्ट किए जाते हैं, और अगर वो एक से अधिक पुलिस ऑफिसर्स को निर्दिष्ट किए जाते हैं तो उसका निष्पादन जो है उनमें से किसी एक के द्वारा या एक से अधिक एक के द्वारा भी किया जा सकता है। तो 74 बताता है कि वारंट किसको डायरेक्ट होंगे। फिर 75 ये बताता है कि वारंट जो है वो किसी पर्सन को भी निर्दिष्ट किए जा सकते हैं, बट जनरली किसी पर्सन को वारंट निर्दिष्ट करते नहीं हैं। किसी पर्सन का वारंट निर्दिष्ट करते हैं केवल तब जब कि वो व्यक्ति जिसको कि अरेस्ट करके लाना है वो व्यक्ति कैसा है? एस्केप्ड कन्विक्ट, मतलब सिद्ध दोष है, या वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर मतलब उद्घोषित अपराधी है, या वो किसी नॉन बेलेबल ऑफेंस का अपराधी है। तो उस व्यक्ति के लिए CJM या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो है वो वारंट जो है वो जारी कर सकती है, और वो किसी पर्सन को भी निर्दिष्ट कर सकती है जब उसको लग रहा है कि कोई पुलिस अधिकारी मिल नहीं रहा है और ये व्यक्ति कैसा है? ये सिद्ध दोष उद्घोषित अपराधी है, सिद्ध दोष व्यक्ति है, या उद्घोषित अपराधी है, या अजमानतीय मामले का अभियुक्त है। तो किसी व्यक्ति को भी वारंट निर्दिष्ट किया जा सकता है। ये प्रोविजन CRPC में 73 में हुआ करता था, लेकिन अब इसे BNSS की सेक्शन नंबर 75 में जगह दी गई है। फिर सेक्शन नंबर 76 जो बताती है कि पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट वारंट, और ये प्रोविजन CRPC में सेक्शन नंबर 74 में होता था कि मान लीजिए वारंट जो है वो किसी A नाम के पुलिस ऑफिसर को किया गया है, तो वो A नाम का पुलिस ऑफिसर जो है वो एंडोर्समेंट से किसी अन्य पुलिस अधिकारी का नाम भी एंडोर्स कर सकता है और वो व्यक्ति भी उसको अरेस्ट कर सकता है। ये प्रोविजन BNSS की सेक्शन नंबर 76 में दिया गया है। उसके बाद में जब वारंट के एग्जीक्यूशन के लिए पुलिस अधिकारी जाता है या कोई अन्य व्यक्ति जा रहा है, अगर उसको निर्दिष्ट है तो वो व्यक्ति जिसको कि अरेस्ट किया जाना है वो वारंट की मांग कर सकता है कि मुझे दिखाओ तुम्हारे पास वारंट है क्या। अगर मान लीजिए उसने थोड़ा बहुत लॉ पढ़ा हुआ है या थोड़ी बहुत मूवीज देखी हुई है तो उसको पता है कि पुलिस मुझे ऐसे ही अरेस्ट नहीं कर सकती, ऐसे भी कर सकती है, हालांकि बिना वारंट के भी कर सकती है, लेकिन वो पूछता है वारंट दिखाओ मुझे, वारंट कहाँ पे है। तो अगर वो ऐसी मांग करता है कि मुझे वारंट दिखाया जाए तो पुलिस अधिकारी उसको वारंट दिखाएगा और वारंट का जो सब्सटेंस है वो उसको बताया जाएगा। तो वो प्रोविजन BNSS की सेक्शन नंबर 77 में है और ये प्रोविजन CRPC की सेक्शन नंबर 75 में हुआ करता था। उसके बाद में जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है विद वारंट उसको विदाउट एनी अननेसेसरी डिले कोर्ट के सामने लाया जाएगा और उसमें जो भी नेसेसरी जर्नी टाइम है उसको एक्सक्लूड करके विद इन 24 आवर्स उसको मैजिस्ट्रेट के सामने जो है वो प्रस्तुत किया जाएगा। ये प्रोविजन BNSS की सेक्शन नंबर 78 में किया गया है और ये प्रोविजन CRPC की सेक्शन नंबर 76 में हुआ करता था। उसके बाद में नाउ द क्वेश्चन इज कि वारंट का एग्जीक्यूशन कहां पर हो सकता है। मान लीजिए एक व्यक्ति को वारंट जारी किया गया है, ठीक है, और वो उसको लगा था कि व्यक्ति जयपुर में है लेकिन जयपुर से भागकर दिल्ली पहुंच गया, दिल्ली से मुंबई पहुंच गया, तो क्या पुलिस अधिकारी क्या करेगा? तो पुलिस अधिकारी भी उसके पीछे पीछे कहीं पर भी जा सकता है। मतलब वारंट का जो एग्जीक्यूशन है वो थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया कहीं पर भी हो सकता है, किसी एक स्पेसिफिक प्लेस के लिए ही नहीं है कि व्यक्ति उस प्लेस में ही है वहीं से लेकर आओ, वहां पर नहीं है तो मत लेके आओ, नहीं। वारंट जो है उसका एग्जीक्यूशन जो है वो भारत में कहीं पर भी किया जा सकता है और ये प्रोविजन CRPC की सेक्शन नंबर 77 में होता था और अब BNSS की सेक्शन नंबर 79 में इसको शामिल किया गया है। इसके बाद में सेक्शन नंबर 81 बताता है कि अधिकारिता से बाहर वारंट का निष्पादन किस तरीके से किया जाएगा। तो 81 बताता है कि अगर
आपको अपनी लोकल जुरिस्डिक्शन से बाहर उस वारंट को एग्जीक्यूट करवाना है, तो जिस जिले में उस वारंट को एग्जीक्यूट करवाना है वहां का जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है या वहां का कमिश्नर ऑफ पुलिस है या सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, वहां को वो वारंट भेजा जाएगा। ठीक है, उनका नाम उस पर एंडोर्स किया जाएगा और फिर वो उसका एग्जीक्यूशन करवाएंगे। फिर सेक्शन नंबर 82 बताता है कि अगर आप अपने ही क्षेत्राधिकार के पुलिस अधिकारी के नाम वारंट जारी कर रहे हैं तो वो उसका एग्जीक्यूशन किस तरीके से करवाएगा। उसके बाद में सेक्शन नंबर, बेसिकली देखिए सेक्शन नंबर 80 से लेके 83 जो है बीएनएसएस की, वो बताती है डिटेल में प्रोविजंस कि अगर किसी व्यक्ति को वारंट का एग्जीक्यूशन करना है आउटसाइड हिज लोकल लिमिट्स तो उसका प्रोसीजर क्या होगा, वो सेक्शन नंबर 80 से लेके 83 तक की सारी सेक्शंस बताती है। बेसिकली 81 से, है ना, बेसिकली 81 से लेके 83 तक की जो सेक्शंस है वो ये बताती है कि लोकल जुरिस्डिक्शन से बाहर अगर एग्जीक्यूशन करना है तो वो किस तरीके से होगा। ठीक है, तो इतना समझने के बाद में आपके माइंड में 2-3 चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। पहला तो ये कि वारंट जो होता है वो होता है 2 प्रकार का, बेलेबल वारंट एंड नॉन बेलेबल वारंट। और इस नॉन बेलेबल वारंट को ही हम क्या बोलते हैं, अरेस्ट वारंट बोलते हैं। वारंट जो होता है वो निर्दिष्ट किया जाता है, डायरेक्ट किया जाता है किसी थर्ड पर्सन को, और वो हो सकता है या तो पुलिस ऑफिसर या फिर कोई प्राइवेट पर्सन। प्राइवेट पर्सन का मतलब मेरा किससे है, जो पुलिस अधिकारी नहीं है ना, पर्सन लिख देती हूँ, प्राइवेट पर्सन से कहीं आप थोड़ा कंफ्यूज ना हो जाए। तो वो किसी पुलिस ऑफिसर को भी हो सकता है और किसी पर्सन को भी हो सकता है। किसी पर्सन को कब होगा, 3 सिचुएशन में। कब जब वो क्या है, जब वो एस्केप्ड कन्विक्टेड पर्सन है ना, एस्केप्ड कन्विक्टेड है, या फिर वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, या फिर उसने क्या किया है, नॉन बेलेबल ऑफेंस किया है, तो किसी पर्सन को भी वो डायरेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा वारंट जो है उसका सब्सटेंस बताना पड़ेगा, या अगर वो व्यक्ति मांगता है तो उसको दिखाना भी पड़ेगा। वारंट का एग्जीक्यूशन भारत में कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन वारंट के एग्जीक्यूशन में जैसे ही आप पर्सन को अरेस्ट कर रहे हो तो उसको विद इन 24 आवर्स मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। साथ ही साथ मैंने ये भी बताया है कि अगर आपको अपने क्षेत्राधिकार से बाहर वारंट का एग्जीक्यूशन करना है तो उसकी प्रक्रिया क्या रहेगी। और स्टूडेंट्स, एक और जरूरी सूचना आप लोगों के लिए, अभी चल रहा है उत्कर्ष में शिक्षा महोत्सव जो 13 अगस्त से लेके 21 अगस्त तक चलने वाला है, जिसमें 3 गुना खुशी आपको मिल रही है, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस इंडिपेंडेंस डे के अवसर पे आपको फ्लैट 78% डिस्काउंट मिल रहा है जुडिशरी के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पे। इतना ही नहीं, निर्मल सर के जन्मदिन के अवसर पे आपको 13% की एडिशनल छूट भी मिल रही है, जिसके लिए आपको NG13 ये कूपन कोड अप्लाई करना है। और इतना ही नहीं, रक्षाबंधन के अवसर पे आपको अप टू 100% के रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मिल रहे हैं। तो आज से ही घर बैठे शुरू करें अपनी तैयारी। और कितना डिस्काउंट मिल रहा है आपको, और इतने डिस्काउंट के बाद में कितना आपको पे करना पड़ेगा, आपको मैं एक बार वो भी दिखा देती हूँ। तो एपीओ रिकॉर्डेड कोर्स अभी आपको 3,960 रुपीज में मिलेगा। ये हमारा ऑफर प्राइस है, जो ओरिजिनल प्राइस 18,000 है। और जेएलओ रिकॉर्डेड कोर्स आपको 3,520 में मिलेगा। आरजीएस फाउंडेशन मात्र 9,900 रुपीज। एंड न्यू क्रिमिनल लॉज का एक नया बैच लॉन्च हुआ है जो मात्र 1,540 रुपीज में मिलने वाला है। जो न्यू क्रिमिनल लॉज है उसमें आपको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता की पूरा कोर्स मिलने वाला है। और इसकी लाइव क्लासेस चल रही है और ये बैच अभी लॉन्च हुआ है। तो गोल्डन ऑफर है आपके पास, जिसका आप जल्दी से लाभ उठाइए, क्योंकि 21 अगस्त इज द लास्ट डेट। थैंक यू।